नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस युद्धाभ्यास की सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आप सभी को 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कल की क्लास के लिए। कल की क्लास में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मुझे कल की क्लास 18 क्वेश्चंस की ही आपके लिए प्रोवाइड करानी पड़ी। आप सभी लोगों को मैंने पिन कमेंट करके भी बता दिया था कि प्रॉब्लम क्या थी और किस वजह से हमारी क्लास थोड़ी लेट भी हुई थी और साथ में हमें कम क्वेश्चन की क्लास देखने को मिली थी। आज की क्लास में आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को क्लासेस पसंद आ रही होगी। आप सभी लोग क्लास को अच्छे से अटेम्प्ट भी करते होंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट भी करते होंगे। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए जो मेहनत करने का स्पिरिट है, जो मेहनत करने का मोटिवेशन है, वो एकमात्र चीज़ है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो के नीचे अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी वीडियो लगी। अगर कोई सुधार की स्थिति है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ ऐड होनी चाहिए या ये चीज़ ऐड ऑन नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। आपके कमेंट हमेशा मैं पढ़ता हूँ और आपके कमेंट को हमेशा, अगर मुझे कमेंट अच्छे लगते हैं तो मैं बिल्कुल लाइक करता हूँ, आपके कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और ये भी कर दें कि अपनी वीडियो को ही शेयर कर दिया करें, जिससे आपका जो मोटिवेशन रहेगा वो मुझे मिलता रहेगा। आपके जो प्रैक्टिस सेट लगाने का जो स्पिरिट है, जो आपका मोटिवेशन है, वो मेरे तक पहुंचता रहेगा, जिससे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ी अंदर की बात है। मेरे ही रिलेटिव हैं जो यूपीएसआई में है और अच्छी पोस्ट पे है इस टाइम पे। तो मैं आप सभी लोगों को एक जानकारी दे देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, आप सभी लोग ये मत सोचना कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2021 के लेवल का आ जाएगा या 17 से कम लेवल का आ जाएगा। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम है और आप सभी लोग जानते हैं वैकेंसीज़ कम होने की वजह से फिर भी जो आपके फॉर्म डले हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे डले हैं। आप सभी लोग जानते हैं लगभग 16-17 लाख के आसपास, 15-16 लाख के आसपास हमारे फॉर्म डले हैं। इन 15-16 लाख बच्चों में से आपको इन बच्चों में आना है। और ये कोई एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है, इसमें कोई टायर 2 का एग्ज़ाम नहीं है और इसका कोई फिजिकल स्टैंडर्ड भी कुछ ऐसा लेवल का नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। सबसे बड़ी बात ये है कि एक एग्ज़ाम है और मात्र एक एग्ज़ाम में आप 54,000 55,000 की सैलरी से शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि 4200 ग्रेड पे की अपनी सैलरी है। आप सभी लोग जानते होंगे आपका जो बेसिक पे है वो लगभग 35,000 के आसपास है और डीए वगैरह मिला के उसमें जो आपकी ग्रोस सैलरी बनती है वो आपके पास 53 से 54,000 के आसपास बनती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको केवल और केवल एक ही एग्ज़ाम देना है और एक एग्ज़ाम से अगर आपको इस लेवल की नौकरी मिल रही है तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि कंपटीशन कितना तगड़ा रहने वाला है। इस एग्ज़ाम में बहुत लोग बैठने वाले हैं और अगर जैसे एसएससी में होता है कि 15 से 16 लाख लोगों ने फॉर्म डाला और लेकिन कम लोग क्या पेपर देने गए, 50% या 35% या आप समझ लीजिए 60% से कभी अबव नहीं होते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं। आप लोग देखना जब आप लोग क्योंकि इसके एग्ज़ाम के लिए ना लोग 2023 से तैयारी कर रहे हैं और आपको उन लोगों से कंपटीशन करना है दोस्तों जो 2023 2022 से इसकी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। 2021 के एग्ज़ाम से जो आउट है, मेरे भी कई रिलेटिव्स हैं, मेरे भी कई जानने वाले लोग हैं जो 2021 की फाइनल मेरिट से आउट है। उन्होंने तभी से ही मन बनाया हुआ था कि अगली वैकेंसी में हम यूपीएसआई को फोड़ेंगे। तो दोस्तों आपको उन लोगों से कंपटीशन करना है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप लोग ये मैं आप लोगों के साथ दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस युद्ध अभ्यास की सीरीज में जुड़े हुए हैं, अभी तो आपको लग रहा है कि लेवल थोड़ा कम है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन हो पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको 10 दिन 20 दिन के बाद देखोगे तो आपको ऐसे ऐसे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको मजा आएगा उनको करने में और आप दावे के साथ आप खुद बोलोगे कि हाँ भैया इस लेवल के क्वेश्चन अगर हम कर पाते हैं तो हमें मेन एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपके साथ इसलिए ही
आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, इस युद्ध अभ्यास सीरीज को आप बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं आने वाले समय में, ये आप देखना। और इस सीरीज से आपको एज इट इज क्वेश्चन भी देखने को जरूर मिलेंगे। जैसे एक ही क्लास मैंने आपको कराई थी डीआई इंटरप्रिटेशन की, जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है पैट के लिए, और एक ही क्लास में मैंने एज इट इज डाटा के साथ 4 क्वेश्चन आपके मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में एज इट इज डाटा के साथ अगर आपके 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। और अगर आपको वीडियो कैसी भी लगे, चाहे आपको वीडियो अच्छी लग सकती है, आपको वीडियो को थोड़ी सी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सजेशन की ज़रूरत है, तो आप सजेशन भी आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी आपको रोक नहीं है, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपकी कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी सी बात मुझे बतानी थी और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने ये बात अच्छे से सुनी होगी, आपको थोड़ी सा जानकारी मिली होगी और आपको ये भी लगा होगा कि हाँ, हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको वाकई में और मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको उन लोगों से कंपटीशन करना है जिनके आज से 2.5 महीने पहले से, एग्जाम के 2.5 महीने से पहले से 260, 240, 250 तक नंबर आ रहे हैं। तो आप समझो वैकेंसीज बहुत कम है, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, आपके पास ये 2.5 महीने है, बस ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं। आप इन 2 से 2.5 महीने को, सब चीज़ को साइड रख के अपनी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना शुरू कर दो। अगर आप लोग अभी भी ढील दे रहे हैं तो फिर आप लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना जो आपको मिलेगा। समझ पा रहे होंगे, समझने वाले लोग समझ गए होंगे मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज की युद्ध अभ्यास की। और युद्ध अभ्यास का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है हमारा। और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने रखे हैं आपके लिए, मेंस के क्वेश्चन भी रखे हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे हैं, आपको देख के मजा आने वाला है, आपको करके मजा आने वाला है। 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है। 30 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताना। आप एक कमेंट आया था एक भैया का, उन्होंने बोला कि जो आपके, कि भैया आप ऐसा करना कि ये जो सेट है आपका क्वेश्चंस का, इनको आप कर दीजिए कि 40 क्वेश्चन का सेट कर दीजिए। देखो 40 क्वेश्चन का सेट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ही उस चीज़ से बोर हो जाओ। फिर 30 क्वेश्चन का सेट ऐसा है कि 1 घंटे के अंदर हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है। अब मैं 40 क्वेश्चन का सेट करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कराया भी है। आप लोग अगर मॉक टेस्ट वाली सीरीज देखोगे तो उसमें मैंने कराया हुआ भी है। तो आप लोग मेरे हिसाब से चलें, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा बेटर आपको करा पाऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को पढ़ भी रहा हूँ और आपको पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसके उसमें कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये आपको बताना है। मैंने बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपको एक बार कराया हुआ है, और आई थिंक कल की क्लास में मैंने आपको ये कराया हुआ है कि जब एक ही वस्तु पर या एक ही वैल्यू पर एक बार वृद्धि हो और एक बार कमी हो, और मान लीजिए सेम परसेंटेज की, मान लीजिए A% की वृद्धि हो और A ही परसेंटेज की कमी हो, तो बाद में जो अल्टीमेट उसमें आता है उसमें कमी होती है। और अगर कमी होती है दोस्तों, वो कमी कितनी होती है, मैंने आपको बताया था, वो कमी A² बटे 100 के बराबर होती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट इसका आंसर लगा देना है, क्या, 50 गुना 50, 50² बटे 100%। 50 गुना 50, एक 50² बटे 100%, यानी 25% की आपकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा डी ऑप्शन। कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को बताया था। मैं उम्मीद करूंगा कल की क्लास में आपने इसको समझा होगा, तो 1 सेकंड में इसका आंसर अच्छे से लगा दिया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगी, ये आपको बताना है। हानि और लाभ का जो गणना की जाती है दोस्तों, वो हमेशा किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पे की जाती है। और ये हानि हमें क्या बताई हुई है कि विक्रय मूल्य का 1/8 है। विक्रय मूल्य का 1/8 यानी कि हमारे पास विक्रय मूल्य एसपी हो जाएगा, ये हमारे पास लॉस हो जाएगा। और जब भी लॉस होता है तो वो क्रय मूल्य से कम में वस्तु बिकती है, तब होता है। तो लॉस में आप क्या जोड़ देंगे, लॉस में आप सेलिंग प्राइस जोड़ देंगे, तो आपके पास सीपी निकल के आ जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 1 + 8, यानी हमारे पास हो जाएगा 9। अब वास्तविक हानि और लाभ की जो गणना की जाती है, वो वास्तविक किस पे की जाती है, सीपी पे की जाती है। तो आप मुझे बताएंगे हानि हो कितनी रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है, और हमारे पास सीपी कितना है, 9 मल्टीप्लाई 100%। आपके पास जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो कितना आएगा, 11 सही 1/9% आपके पास उत्तर आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा और वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और आप उससे डायरेक्ट आंसर निकाल पाओगे। देखो ध्यान से समझो, एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों कि अंकित मूल्य, मैं इसको लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, आप नोट करना चाहे तो नोट जरूर कर लेना। अंकित मूल्य बटे अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इसको क्रय मूल्य लिखना है तो क्रय मूल्य बराबर जो आपके पास होता है दोस्तों वो होता है, देखो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। कहने का मतलब क्या होता है कि 100 में आपको क्या जोड़ना है, या तो प्रॉफिट हो रहा हो आपको तो प्लस करना है, लॉस हो रहा है तो आपको माइनस करना है परसेंटेज में। अपॉन, अपॉन आपके पास क्या आता है, अपॉन आपके पास होता है दोस्तों 100 माइनस, 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। और जहां भी आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिया हुआ हो और आपको प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट दिया हुआ और आपसे कुछ पूछ रहा हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। देखो अंकित मूल्य हमें कितना दिया हुआ है, अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है, देखो अंकित आपको जो है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 720 रुपए और 900 रुपए है, जबकि इसे x प्रतिशत की छूट पर बेचने पर बेचता है तो 5x/3% का लाभ होता है। तो x का मान आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया अंकित मूल्य क्या है, इसमें 900 रुपए है। क्रय मूल्य इसमें क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य इसमें 720 रुपए है। और बराबर देखो 100% ये हो जाएगा आपके पास। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप बोलोगे भैया प्रॉफिट जो हो रहा है वो 5x/3 का हो रहा है, तो 5x/3 हो जाएगा। बटे डिस्काउंट कितना हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है भैया x का, ये डिस्काउंट है, ध्यान रखना डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इसमें से माइनस कर देंगे यानी x इसमें से माइनस कर देंगे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। आगे चलेंगे, देखो आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ये जीरो जीरो कर जाएगा, 18 से 5 बार कर जाएगा, 18 से 4 बार कर जाएगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा मेरे पास 300, 300 प्लस 5x बटे कितना हो जाएगा बोलो, ये माइनस करेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू ये हो जाएगा 100 माइनस के x और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 5/4, 5/4 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। आप इसको सोल्व करोगे आपके पास क्या निकल के आएगा, आप बोलोगे देखो ऐसे समझो ये 300 हो जाएगा, ये भी 300 हो जाएगा, तो 300 इधर जाके कितना हो जाएगा, ऐसे समझो आप, ये हो जाएगा 4 या 12। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो दोस्तों, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ ना, 3x मैंने ये हो गया अपॉन 3 नीचे आ गया, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1200 हो जाएगा, प्लस 5 चौक 20x हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये 300 और माइनस 3x, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, और माइनस के आपके पास कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, यानी कि 15x हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। और थोड़ी हमारे को जगह जगह कम है दोस्तों, देखो ध्यान से समझो। इसको अगर मैं इधर ले जाके प्लस करता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास बोलो, ये हो जाएगा मेरे पास दोस्तों कितना, 15, ये हो जाएगा 35x, कितना हो जाएगा 35x, और बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 300। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आपके पास 300। थोड़ी जगह इधर कर देता हूँ ना, मैं इसको इधर कर देता हूँ, ध्यान से समझो एक बार। आपके पास आंसर अब आप जिसको शायद दिखने लगा होगा, आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 300/35, और 300/35 का मतलब होता है, आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे 60/7, यानी कि 7 अट्ठे 56 और 4 50, यानी 8 सही 4/7% आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 8 सही 4/7%, यानी बी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। आपको उम्मीद करूंगा बात अच्छे से समझ में आई होगी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, शायद आपको बात समझ में आई होगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी आपको क्रय मूल्य और जब भी आपको क्रय मूल्य और क्या दिया हुआ, क्रय मूल्य और आपके पास अंकित मूल्य दिया हुआ हो और छूट और आपके पास प्रॉफिट लॉस की बात हो रही हो, तो दोस्तों इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 4। ध्यान से एक बार समझेंगे क्वेश्चन को और करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से एक बार समझेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें एक बार पढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 10,500 की एक राशि
प्रति वर्ष 10,500 की एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से प्रति प्रतिशत पर निश्चित दर पर, मतलब कोई निश्चित दर दे रखी है मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं, निश्चित दर पर दोस्तों कितने 3 सही 4/5 वर्षों में 13,825 हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, आप शायद इसको कर पाओ अच्छे से। देखो ध्यान से समझो दोस्तों, मुझे आप बताएंगे अगर मेरी वस्तु की जो वैल्यू है वो अगर मेरे पास 13,825 हो जा रही है और थी कितनी वैल्यू, पहले राशि जो थी हमने जो उधार ली थी, जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था हमारे पास 10,500। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कि मेरे पास एसआई कितना आ जाएगा। एसआई जो मेरे पास आ जाएगा ये अमाउंट होगी, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे तो 3325 मेरे पास क्या आ जाएगा, 3325 मेरे पास आ जाएगा कितना, ये एसआई आ जाएगा। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3325 हो जाएगा भैया, और बराबर एस आई बराबर कितना होता है, पी आर टी अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 10,500 मल्टीप्लाई, अब हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 3 पंजे 15, 15 और 4 19, 19/4, इसको 19/5 लिख दूंगा मैं, और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से आर से, और अपॉन कर देंगे हम 100। ठीक है दोस्तों, 100 से हमारे पास ये 2 जीरो कट जाएंगे। इसको अगर मैं 5 से काटूंगा तो कितनी बार बटेगा, 21 पंजे 105 होते हैं। इसको अगर मैं दोस्तों किससे काटूंगा, इसको अगर मैं 19 से काटूंगा तो मेरा 175 बार कट जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको बात समझ में आई होगी। 175 बार मेरा ये हो जाएगा, कट जाएगा। आर की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, आर की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आप देखो कितना आंसर आ जाएगा इसका। आर की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ से आ जाएगी, 21 पंजे 105 होते हैं ना, हाँ, तो आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी कितना, 175 बटे कितना 21। और आप इसको अगर और डिवाइड करना चाहते हैं तो ये आपके पास 7 से कर जाएगा, 25 7 175 होते हैं, तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 25/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, 25/3 हो जाएगा, 25/3। ठीक है, 25/3% आपके पास यहाँ। दूसरी बात, आपको क्या बोला गया है दोस्तों, आपको बोला गया है कि अगर जो दर है उसका दोगुना कर दे, अगर दर का क्या कर दे, दोगुना कर दे, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज आपको बताना है। तो ऐसा ही आपको निकालना है, 5 वर्ष का निकालना है, तो आपको जो दर है उसका दोगुना करना है, मल्टीप्लाई उसका दोगुना कर देंगे दर का, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, और मल्टीप्लाई दोस्तों कितना, 5 साल के लिए निकालना तो 5 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 साल के लिए अपॉन 100 हो जाएगा। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से ये हमारे पास कितनी बार कट जाएगा, 35 या 105 होते हैं, ये कट जाएगा, और 25 दूनी 50, 5 पंजे 25 होते हैं, यानी 250 की मल्टीप्लाई आपको 35 से करनी है। 250 की मल्टीप्लाई अगर आप 35 से करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो 25 दूनी 50 और 5 पंजे 25, तो आपको इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, आपको इसकी जो मल्टीप्लाई करनी है 35 से कर देनी है, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 8,750। आपके पास आंसर निकल के आएगा 8,750, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, हमें क्या दिया हुआ था, हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी थी और उसका दोगुना करके 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, ये मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए थोड़ा लेंदी है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 5, ध्यान से समझेंगे एक बार। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, साधारण ब्याज पर, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज पर कोई निश्चित धनराशि 12 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। अगर कोई धनराशि 4 गुना हो रही है, 4 गुने का मतलब मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट मेरी पी थी और अब वो 4 गुना हो जाती है, यानी कि 4p हो जाती है। तो आप मुझे बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास जो बढ़ा वो कितना बढ़ा, आप बोलोगे 3p बढ़ा, और 3p बढ़ा का मतलब क्या होता है भाई, 3p इंक्रीज हुआ, तो 3p क्या होगा, मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, सॉरी, मेरे पास इंटरेस्ट होगा। भाई अगर मान लो मूलधन से कोई धनराशि मिश्र धन बन रही है तो उसमें क्या ऐड होगा, उसमें जो ऐड होगा वो इंटरेस्ट ही तो ऐड होगा, तो ये इंटरेस्ट होगा मेरे पास, ये ब्याज होगा 3p। तो 3p बराबर जो मेरे पास होगा वो कितना होगा, वो मेरे पास हो जाएगा एसआई। कितना हो जाएगा, एसआई। और आपको क्या बताना है दोस्तों, 4 गुना हो जाती है 12 वर्ष में, आपको बताना वह समय ज्ञात कर समान दर पर कितने वर्षों में स्वयं का 10 गुना होगी, 10 गुना होगी, यानी कि उसमें हमें 9p क्या चाहिएगा, 9p हमें चाहिएगा क्या, 9p हमें चाहिएगा दोस्तों कितना,
9p चाहिए हमें SI। ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, वैसे भी आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, बताऊंगा कैसे करेंगे। SI बराबर कितना है मेरे पास 3p, और P हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटू R हमें निकालना है, मल्टीप्लाई T कितना है 12 साल, और बटे हो जाएगा दोस्तों 100। इससे काट देंगे, P से P कट जाएगा, सॉरी R तो नहीं कटेगा, माफी चाहूंगा। और ये कितनी बार हो जाएगा दोस्तों, 3 से काट देंगे 4 बार, और 4 से काट देंगे 25 बार, यानी हमारे पास R की जो वैल्यू आ जाएगी, R बराबर हमारे पास आ जाएगा 25%। R बराबर 25% आ रहा है। और दूसरी बात, अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा कि अब 10 गुना हो रही है, तो 10 गुना हो रही है यानी कि 9p हमें क्या मिल रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ सॉरी इंटरेस्ट मिल रहा होगा, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास p है, और हमें 25% का ब्याज दर, और ये साल हमें बताने कितने साल में होगा, यानी कि t बताना अपॉन 100। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे होगा। p से p कट जाएगा, 25 से मेरे पास कितनी बार 4 बार कट जाएगा, और 4 नम 36, तो t बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 36 साल, यानी 36 साल में वो अपने आप के 10 गुना। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो 3p SI मिल रहा है वो कितने समय में मिल रहा है, आप बोलोगे भैया 12 साल में मिल रहा है, तो इसका 3 गुना हमें SI चाहिए, 3 गुना इंटरेस्ट चाहिए, तो 3 गुना इंटरेस्ट इसके 3 गुना समय में मिल जाएगा, तो 12 गुना 3 हो जाएगा, 12 गुना 3 कितना होता है, 12 गुना 3 होता है 36। समझ में आ गई बात, तो आंसर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ऐसे भी हम इसको कर सकते थे, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे, आज थोड़े लेवल के क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे। देखो, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है 8, ठीक है, एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 88.8 का अंतर आता है जब ब्याज संयोजन अर्धवार्षिक रूप से हो और वार्षिक रूप से दोनों से हो। ठीक है, इसी राशि के लिए, इसी राशि पर दो एक वर्ष की बात हो रही है, ठीक है, इसी राशि पर आपको बताना है, इसी दर पर एक सही 2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। एक निश्चित राशि पर 10% के ब्याज दर पर एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अर्धवार्षिक रूप से और वार्षिक रूप से जो अंतर है वो 88.580 है। ध्यान से समझेंगे, आप मुझे बताएंगे दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI की हम बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ CI जो होता है, अगर मैं एक साल का निकालता हूँ, एक साल का अगर मैं निकालता हूँ 10%, तो CI भी 10% होता है एक साल का, और एक साल का मेरे पास SI भी मेरे पास 10% ही होगा, 10% ब्याज दर पे। ठीक है, अगर मैं इसको अर्धवार्षिक रूप से करता हूँ, हाफ अर्ली करता हूँ, हाफ अर्ली अगर मैं करता हूँ, तो मुझे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो आधा होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा होगा यानी कि 5% हो जाएगा, हाफ अर्ली हो जाएगा 5%। और हाफ अर्ली की बात हो रही है तो हाफ अर्ली 2 बार लगेगा दोस्तों, क्योंकि हाफ अर्ली कितने होते हैं एक साल में, 2 होते हैं, तो निकाल दीजिए, तो इसमें सक्सेसिव लगा दीजिए, 5 + 5 + 5 पंजे 25, यानी कि 0.25 आपके पास यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10.25। अब आप निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका हाफ अर्ली, हो जाएगा आपका ईयरली। अब आप इसका अंतर निकाल दीजिए, आप इसका अंतर निकाल दीजिए, आपका अंतर कितना हो जाएगा बोलो, आपका अंतर हो जाएगा दोस्तों 0.25%, और ये 0.25% ही हमें कितना दिया हुआ है, 88.8। ये 0.25% ही हमें कितना दिया हुआ है, 0.25% आपको जो दिया हुआ है दोस्तों, इसको परसेंटेज को मैंने पौन में लिख दिया, 100, ये बराबर आपको दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया हुआ है, या आप ऐसे कर दीजिए, माफी चाहूंगा, डायरेक्ट परसेंट निकाल दीजिए ना, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है अपने आप में 100% होती है, तो आपको जो दिया हुआ है 0.25% जो दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया हुआ है 88.80। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 100% की वैल्यू। अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, ये 88.80 बटे मुझे कितना करना पड़ेगा, 0.25%, और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। आगे चल के मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कैसे होता है। अभी हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल रहे हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, 25 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो 0, 4 × 8 = 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 × 8 = 32 और 3 35, और 35 का हो जाएगा 5 दोस्तों, और कितने हो जाएंगे हमारे पास कैरी, फिर कैरी हमारे पास 3 हो जाएंगे, और 8 × 32, 32 और 3 होते हैं 35, यानी 35,520 रुपये क्या हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है दोस्तों, एक सही 2/3 वर्ष के लिए उसी दर पर यानी कि ब्याज दर जो हमें दी हुई है 10% ब्याज दर दी हुई है, साधारण ब्याज बताना है,
साधारण ब्याज आपको बताना है। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज होता है पीआरटी परसेंट। तो पीआरटी परसेंट निकाल दीजिए। किसका निकालना है आरटी परसेंट? देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है दोस्तों किसका? हमारे पास साधारण ब्याज निकालना है एसआई। एसआई बराबर कितना होता है? पी कितना है हमारे पास? 35,520 मल्टीप्लाई आर कितना है हमारे पास? 10% गुणा हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तीन इंगम तीन और दो पाँच, 5/3 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 5/3 लिख दूंगा। समझ में आ गई बात? और अपॉन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा 100। देखो दो जीरो से ये दो जीरो कट जाए, ठीक है। और तीन से इसको मैं डिवाइड करूंगा, कितनी बार जाएगा बोलो? तीन एकम तीन हो जाएगा, बचेगा कितना? तीन एकम तीन, दो बचेगा, तीन चौक तीन छंग तीन अट्ठे 24 होते हैं, तीन चौक 12 होते हैं। इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 पंजे 20 का जीरो हो जाएगा, और 4 पंजे 20 का जीरो हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40 और दो 42 का दो हो जाएगा दोस्तों। और पाँच एकम 5 हो जाएगा, और 5 और 4 9 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी कि 5,920 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा? 920 रुपये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा इस परसेंट। आपको बात समझ में आ गई? सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 7। आज थोड़े से क्वेश्चन का लेवल आपको देख लग रहा होगा कि हाँ भैया थोड़ा सा लेवल तो बढ़ा है। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा आपका लेवल, धीरे धीरे हम ऐसे ही लेवल बढ़ते बढ़ाते चले जाएंगे। और बस एक समय ऐसा आएगा कि आपको जो एग्जाम के क्वेश्चन है, अगर आप एग्जाम का प्रीवियस ईयर सोल्व करोगे ना आज से एक महीने के बाद, तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। 2017 के हों चाहे कोई से भी एग्जाम, आपके कोई से भी सर सन के हो, मतलब टाइम के हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल मैंने आपको कल कराया था। कल बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक हमने करा था, लेकिन क्या था ट्विस्ट इसमें? मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपको उसमें ट्विस्ट क्या था? उसमें आपको इसका आधा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें थोड़ा और बड़ा कर दिया। तो आपको दोनों ध्यान से समझना है कैसे करना है। देखो ध्यान से समझो। आपको दिया हुआ है 46,800 की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी का संयुक्त हिस्सा, ए और डी का, देखो ए और डी का संयुक्त हिस्सा लिख देता हूं मैं, ए और डी का संयुक्त हिस्सा, और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 8 अनुपात कितना है? 8 अनुपात 5 है। तो मैंने इनके संयुक्त हिस्से का अनुपात लिख दिया बी प्लस सी के हिस्से का, और ए प्लस डी के हिस्से का अनुपात जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8 अनुपात कितना? 8 अनुपात 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? बी के हिस्से का और सी के हिस्से का अनुपात 5 अनुपात 4 है। हमें दिया हुआ है बी और सी का अनुपात, बी और सी का हिस्से का अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 अनुपात 4। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरी बात क्या है? इन्होंने दिया हुआ है कि ए को 18,400 मिलते हैं यदि बी, ए और बी के हिस्से का अंतर कितना है? एक्स है, और सी और डी के हिस्से का अंतर बाई है, तो आपको एक्स माइनस बाई बताना। ये पार्ट नया है, मतलब कहने का जो कल का क्वेश्चन था वो इतना ही था, इससे आगे नहीं था, तो इससे आगे आज जोड़ दिया गया। देखो ध्यान से समझो। आप मुझे बताएंगे अगर मैं इनका ऐड कर देता हूँ तो सारी की सारी संख्या ऐड हो जाएंगी। ए को जितना मिला, बी को जितना मिला, सी को जितना मिला, डी को जितना मिला, टोटल ऐड हो जाएगा। और टोटल हमें कितना दिया हुआ? 46,800 के बराबर। तो इसको मैं अगर ऐड करता हूँ दोस्तों, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 8 और 3 11 यूनिट के, 8 5 13 यूनिट के, सॉरी 8 5 13 यूनिट के मेरा बराबर हो जाएगा 13 यूनिट के। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर 13 यूनिट के बराबर हो जाएगा, 13 यूनिट के बराबर हमें दिया क्या है? 13 यूनिट के बराबर हमें जो दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया हुआ है 46,800, और 46,800 जो दिया हुआ है वो 13 यूनिट के बराबर है। यहाँ से आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26 होते हैं, 13 या 39 होते हैं, बचेगा कितना हमारे पास? 7 बचेगा, 13 छंग 78 होते हैं, 13 छंग 78, और ये हो जाएगा 3600। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 3600 आ जाएगी। 1 यूनिट बराबर आपके पास 3600 आ जाएगा। दूसरी बात आपको क्या समझनी है? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3600 आ गई दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हमारे पास ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो जीरो 8 छंग 48 का 8, 8 दिया 24, 24 और 4 हो जाते हैं 28, इतना हो जाएगा। और बी प्लस सी, ये डी है दोस्तों, ये ए और डी है, ए और डी का योग, बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा? 5, तो 36 पंजे कितने होते हैं बोलो? 18,000 हो जाएगा आपके पास। 18,000 नहीं, 1800, हाँ 18,000 हो जाएगा, माफी चाहूंगा, 18,000 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे, ये टोटल आ गया आपके पास, आपको दिया हुआ है कि ए का मान 18,400 है,
भाई अगर ए का मान 18,400 है तो यहाँ से आप डी का मान निकाल दोगे, आसानी से यहाँ से आप डी का मान निकाल लोगे। डी बराबर क्या हो जाएगा, 28,800 में से आपको माइनस करना है 18,400। माइनस करोगे तो डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। डी बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 10,400। 10,400 हो जाएगा डी की वैल्यू। अब अगर डी की वैल्यू 10,400 हो गई दोस्तों, तो आपको और क्या दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है। और बी और सी का अनुपात की टोटल मिला के कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 9 यूनिट हो जाएगा। 9 यूनिट। और इस 9 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ। बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी हुई है दोस्तों 18,000। बोलो बात समझ में आ गई। 18,000 तो एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, एक यूनिट बराबर हमारे पास आ जाएगा, एक यूनिट बराबर हमारे पास आ जाएगा 9 दूनी 18, 2,000 आ जाएगा। अब अगर 2,000 आ जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पंजे 10,000। और ऐसे ही सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। अब आपको सारी वैल्यू मिल गई, आपको सारी की सारी वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करेंगे, आंसर का पता लगाएंगे। देखो ए और बी का अंतर, बी की वैल्यू कितनी है, 10,000 है, ए की वैल्यू कितनी है, 18,400। तो ए और बी का अंतर कितना हो जाएगा, ए माइनस के बी का अंतर कितना हो जाएगा, एक्स, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखो 10,000 इसमें से माइनस कर देंगे, 8,400 आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, आपको दिया हुआ सी माइनस डी, तो सी माइनस डी का अंतर कितना हो जाएगा बोलो, ये सी माइनस डी का अंतर हो जाएगा आपके पास बाई, और बाई बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 8,000, तो 2,400। 2,400। अब इन दोनों का अंतर आपको निकालना है। किसका अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। भाई एक्स माइनस वाई निकालना है, तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 6,000 हो जाएगा। तो 6,000 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 6,000 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बात आ गई समझ में, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये, आई थिंक मेंस का क्वेश्चन था, कुछ किसी एग्जाम में आया हो, शायद सीएचएसएल में, यानी या तो सीएचएसएल का हो या शायद सीजीएल का हो। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, कौन सा ये, आप इसको करने की कोशिश करो और अच्छे से आप इसको कर पाओ। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, 5 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:5 दिया हुआ था। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पहले की। अगर 5 वर्ष पहले की मैं बात करता हूँ, हाँ जी, देखो 5 वर्ष पहले की बात है। अगर 5 वर्ष पहले की बात करते हैं दोस्तों, तो ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 4:5। 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4:7 है। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा और छोटा, तो ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको बताना क्या होगा। देखो जी, अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को, आप मुझे बताएंगे। मैं मान लेता हूं क्या, आपको बताया हुआ है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो 4:5 दिया हुआ है। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पहले की अनुपात दिया हुआ है 4:5। किस किस का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात। ठीक है, ए और बी का अनुपात आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे एक बात बताएंगे यहाँ से क्या, अगर मैं वर्तमान की बात करता हूँ, अगर मैं वर्तमान की बात करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो देखो मैं इसको 4/5 लिख दूंगा, 4x/5x लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आज बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ 5 वर्ष बाद की, देखो अब ये वर्तमान में आएगा तो 5 वर्ष इसमें ऐड करने पड़ेंगे, और अगर 5 वर्ष और आगे की बात करता हूँ तो फिर मुझे इसमें 5 वर्ष और ऐड करने पड़ेंगे। ऐसे ही नीचे इसमें भी मुझे 5 वर्ष ऐड करने पड़ेंगे, और आगे जाएगा 5 वर्ष तो 5 वर्ष और ऐड करने पड़ेंगे। अब जो इनका अनुपात हो जाता है वो 6:7 हो जाता है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4x+10, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x+70 हो जाएगा, 28x प्लस हो जाएगा 70, और बराबर आपके पास हो जाएगा, देखो ये 5 है, 6×5 30x प्लस 10 60 हो जाएगा, 30x प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 60।
यहाँ से आपके पास x की वैल्यू मिल जाएगी, 2x बराबर आपके पास हो जाएगा 10 और x बराबर आपके पास हो जाएगा कितना 5। x बराबर आपके पास कितना आ गया 5 आ गया। दूसरी बात, आपके पास अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो मैं इसकी वर्तमान आयु निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर मैं वर्तमान आयु की बात करता हूँ, वर्तमान आयु प्रेजेंट प्रेजेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो a में मुझे 4x प्लस 5 करना पड़ेगा और ऐसे ही b की बात करता हूँ तो 5x प्लस के 5 करना पड़ेगा। तो देखो a की आयु हो जाएगी और ये हो जाएगी b की आयु, और a और b की आयु कितनी हो जाएगी ये आपको बताना। देखो 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 और 5 25 हो जाएगी, और 5 पंजे 25 और 5 30 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि सी की आयु, सी बी से 10 साल छोटा है, तो अगर मैं सी की बात करता हूँ सी, तो 30 माइनस 10 करना पड़ेगा, तो 30 माइनस 10 हो जाएगा मेरे पास 20। समझ में आ गई बात? आपको बोला गया है ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो ए और सी का अनुपात निकालना, ए और सी का अनुपात। ए और सी का अनुपात कितना है? ए कितना है 25 है, सी कितना है 20 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5:4। 5:4 आपके पास उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए बी सी ने निश्चित निवेश किया तथा उनकी कला विधि का अनुपात जो है वो 3:2:3:7 है। ए और बी और सी का जो अनुपात है, जो लाभ का अनुपात वो 4:3:14 है। ए और बी का निवेश बताना। देखो कला विधि का मतलब होता है इनका जो टाइम है उसका, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जो आपके पास निवेश होता है, जो लाभ होता है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कब होता है? जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट किसी टाइम के लिए करते होंगे। तो आपको अगर अगर आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के लिए आपको प्रॉफिट के रेशियो को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम के रेशियो से। तो आपको प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों 4:3:14 दिया हुआ है। आपको डिवाइड कर देना है किससे? आपको डिवाइड कर देना है इसके किसके अनुपात से? आपको डिवाइड कर देना है इसके टाइम के अनुपात से। और टाइम का अनुपात कितना दिया हुआ है? देखो अनुपात 3/2 और बटे 7 हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आएगा। 7 के 21 दिन 42, 42 से आपको सबसे मल्टीप्लाई कर देनी है। 42 से आप इसकी सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? देखो 42 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना है मेरे पास, या मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं ना, 2 हो जाएगा, 2/1, 2/1 हो जाएगा। तो अब मुझे 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 का मतलब ये 3 से 2 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इससे कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, 3 ये हो जाएगा 9, और 6 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 12। तो 8:9:12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 8:9:12 यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 10। 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और करने की कोशिश करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको करने की कोशिश करो, शायद आप इसको अच्छे से कर पाओ। हाँ जी। करो जी, करो करो करो, क्वेश्चन करो। एक बोतल तरल से भरी हुई है, जिसमें से एक बोतल जो है तरल से भरी हुई है, जिसमें से 4 भाग पानी है और 5 भाग फलों का अर्क है। यानी 4 भाग में जो है पानी है, और जो 5 भाग है उसमें क्या है? फलों का अर्क, मतलब कि जो जूस है, फ्रूट जूस है, फ्रूट जूस। ठीक है जी, फ्रूट जूस है। मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाला जाना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा फलों का अर्क रह जाए? आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है, आप इसको शायद अच्छे से कर पाओ। देखो आपको बोला गया है एक बोतल में क्या है? मिश्रण भरा हुआ है जिसमें 4 भाग तो पानी, ये वाटर हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास जूस में, मान लेता हूँ ये हो जाएगा 4 अनुपात कितना? 4:5 हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो अच्छे से? ठीक है। अब इसमें से कुछ निकाला जाएगा मिश्रण, और जो मिश्रण निकाला जाएगा वो भी इसी अनुपात में होगा। भाई बोतल में अगर आप 5:4 के अनुपात में मिश्रण भर रहे हो और मैंने उसमें से मग्गे में से कुछ मिश्रण निकाल लिया, तो जो मग्गे में मिश्रण होगा और जो बोतल में बचा हुआ मिश्रण होगा, उन दोनों का अनुपात भी तो 4:5 होगा। मतलब जो मग्गे में आया उसमें भी पानी और जो जूस का अनुपात 4:5 होगा। जो बाल्टी में बकाया रह गया, बोतल में बटाया बकाया रह गया, उसका भी 4:5 होगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों? कितना कितना भाग
निकाला जाए ताकि, और पानी से भर दिया जाए, यानी पानी कितना मिलाया जाएगा ताकि हमारा जो रेशियो बन जाए वो आधा आधा हो जाए। यानी अब जो हमारा रेशियो हो रहा है वो 1:1 हो रहा है। और इसमें मिला क्या रहे हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना आपको, आपको ध्यान रखना है मिला क्या रहे हैं, और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है क्या नहीं मिला रहे। मिला क्या रहे हैं दोस्तों, पानी मिला रहे हैं, तो चेंज जो आना चाहिए वो पानी के अंदर आना चाहिए, पानी के अनुपात में चेंज आना चाहिए। यानी जो मिश्रण जो हमारे पास मिश्रण है उसमें पानी के जब हम पानी मिला रहे हैं तो पानी के अनुपात में भी चेंज आना चाहिए। यानी जो अर्क है, जो जूस है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब जूस में कोई चेंज नहीं आएगा तो आपको जूस को बराबर करना पड़ेगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 5:5। अब आप मुझे बताएंगे, देखो कितना जूस हमें क्या करना पड़ेगा। देखो कितना जूस हम मिला रहे हैं, इसमें 1 यूनिट मिला रहे हैं, 1 यूनिट क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। और आप मुझे बताएंगे दोस्तों, अगर 1 यूनिट मिला रहे हैं तो आपको जो बताना है वो क्या बताना है। अब उसका जो मिश्रण अब रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, आप मुझे बताओगे। अगर 1 यूनिट मिला रहे हैं तो कितना हो जाएगा, बोलो। ये हो जाएगा 10। तो कितना, आपको बोला गया ना कितना पानी हमने मिलाया, तो मिश्रण के हिसाब से कितना पानी हमने मिलाया ये आपको बताना है। तो मिश्रण के हिसाब से कितना पानी मिलाया, 1 यूनिट पानी मिलाया, और मिश्रण कितना है 10, तो 1/10 आपके पास आंसर हो जाएगा। 1/10, 1/10 आपके पास आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। दूसरा तरीका भी है इसको करने का, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, चलो इसी तरीके से रहने देते हैं, इजी है ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। मुझे लगता है आज भी क्लास थोड़ी सी हमारी 1 घंटे से ऊपर खिंच जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं तो मुझे समझाने में भी टाइम लगेगा और आपको समझने में भी टाइम लगेगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत इतना दिया हुआ है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अनुपात बताना कितना, बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो, आप बहुत आसानी से बता सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, तो मैं इस पर HW लिख देता हूँ ना, आपको इसका आंसर कमेंट में करके बताना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याएं ऐसी हैं, यदि उनमें से किन्हीं दो के औसत को तीसरी संख्या से में जोड़ा जाए तो प्राप्त जो योग होगा वो क्रम से इतना, इतना और इतना होगा। आपको बताना मूल 3 संख्याओं का औसत कितना था, ये बताना है। आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया 3 ऐसी संख्याएं हैं दोस्तों, 3 ऐसी संख्याएं हैं कि यदि उनमें से किन्हीं दो के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए, अगर किन्हीं दो के औसत को तीसरी संख्या में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो आपके पास जो निकल के आएगा, आपके पास जो योग निकल के आएगा वो योग कितना होगा, वो होगा 168, 174 और 180 होगा दोस्तों। कितना होगा, 174 और 180 होगा। आपको बताना वो मूल 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप शायद इसको अच्छे से समझ भी पाओ। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है। देखो ध्यान से समझो, मैं मान लेता हूँ 3 संख्याएं मेरे पास कौन कौन सी है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये 3 संख्याएं मैंने अपनी तरफ से मान ली। हमसे बोला गया है कि जो पहली बात, हम पहले क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। हमसे बोला है दो संख्याओं का औसत, मैं मान लेता हूँ पहली दो संख्याओं का औसत, और उसमें अगर तीसरी संख्या ऐड कर दी जाए तो मेरे पास जो संख्या का मान निकल के आता है वो 168 निकल के आता है। दूसरी बात, ऐसे ही मैं अगली दो संख्याओं का औसत निकालता हूँ और उसमें पहली संख्या को ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये भी मेरे पास 168 आ जाएगा। सॉरी 168 नहीं, माफी चाहूंगा, मैं लिख क्या रहा हूँ, 168 है ना, ये 174 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 174 आ जाएगा। नेक्स्ट 174 है ना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ए प्लस सी की, ए प्लस सी में अगर मैं क्या करता हूँ, इनके औसत में अगर मैं तीसरी वस्तु यानी कि बी जोड़ देता हूँ तो मेरे पास 180 निकल के आएगा। अब देखो दो चीज है यहाँ से, आपको दो वेरिएबल मिल गए, 3 वेरिएबल में आपको मिल गए और 3 ही इक्वेशन आपको मिल गई। क्या मिल गया आपको, 3 वेरिएबल मिल के 3 ही इक्वेशन आपको मिल गई। तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। आसानी से कैसे बता सकते हो, ध्यान से समझो। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इन सारी संख्याओं को ऐड कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, सारी संख्याओं को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, ये आप मुझे बता। अगर मैं इनको ऐड कर लेता हूँ तो देखो सारी संख्या ऐड हो जाएंगी, ये सारी की सारी ऐड कर लेता हूँ तीनों इक्वेशन को,
तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी अपॉन टू प्लस ये हो जाएगा मेरे पास c और प्लस ये हो जाएगा मेरे पास b प्लस सी अपॉन टू प्लस a और प्लस हो जाएगा मेरे पास a प्लस सी अपॉन टू प्लस बी और बराबर जो मेरे पास होगा ये टोटल योग कितना आ जाएगा। ये टोटल जो मेरे पास योग निकल के आएगा वो आएगा कितना, वो आएगा मेरे पास 522। ठीक है, 522 मेरे पास टोटल आएगा। अब इसको ध्यान से समझेंगे, आप इसको सोल्व कर लेंगे। मैं इन तीनों पदों में से क्या ले लेता हूँ, दो कॉमन ले लेता हूँ। दो अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ऊपर मेरे पास बनेगा 2 इंटू ए प्लस बी और प्लस सी बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। और प्लस मेरे पास ए प्लस बी और प्लस सी मेरे पास यहाँ बन जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास। दूसरी बात करता हूँ क्या, आप दो से दो काट देंगे तो मेरे पास अब ओवरऑल क्या बन जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 522 के। आप इसको दो से डिवाइड करेंगे, दो से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बोलो, ये जाएगा आपके पास 261 बार। तो हमारे पास अब योग आ गया किसका, a प्लस बी प्लस सी, जो हमने मूल संख्याएं मानी थी उनका योग आ गया मेरे पास 261। आप इसको क्या निकालना है, इसका मुझे औसत निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड। अगर मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो 261 को मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना आएगा बोलो, ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 8 और 7 यानी कि 87 मेरे पास आ जाएगा। तीन सत्ते, तीन अट्ठे 24 और तीन सत्ते 21, ये आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को और करने की कोशिश करेंगे। एक्स बाई जेड एक काम को क्रम से 24, 5 और 12 दिन में करते हैं। एक्स जो है 24 दिन में करता है, बाई जो है 12 दिन में करता है और ये हमारे पास 5 और 12 दिन में एक्स हो जाएगा, बाई हो जाएगा और जेड हो जाएगा। ठीक है, हमें दिया हुआ है। आप इसका एल्शियम ले लेंगे कितना, आप इसका एल्शियम ले लेंगे 24 पंजे 120। ठीक है, यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कर देंगे, तो वे उस काम को कितने दिनों में कर देते हैं। तो 24 पंजे 120 होते हैं, ये 24 आ जाएगा और 12 कितना हो जाएगा, ये 12 से कितने बार कर देगा, 10 बार कर जाएगा। तो आप इसको सोल्व करो, देखो ये 120 काम है टोटल और कितने व्यक्तियों से कराया जा रहा है, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 39, 39। 3 से डिवाइड करेंगे तो 40/13 हो जाएगा और 40/13 का मतलब होता है 3 सही 1/13, 13 क्या 39 और 1 40/13 दिनों में, यानी आंसर हो जाएगा आपके पास बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14। एक पाइप है, एक पाइप किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। एक पाइप है किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है ताकि तली में रिसाव होने के कारण 50 घंटे में भरा जाता है, तो पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो एक टैंक मान लेता हूं मैं ए है और वो इसको कितने घंटे में भर सकता है, 30 घंटे में भर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। मैं मान लेता हूँ दोस्तों एक रिसाव है तो वो ए माइनस ए प्लस बी मान लीजिए। भाई रिसाव क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है और ए पानी भर रहा है, तो अब दोनों एक साथ काम करेंगे और 50 घंटे में टैंक भरता है। आपको क्या करना है, इसका एल्शियम ले लेना है 150। 150 आप इसका एल्शियम ले लेंगे, ये आ जाएगा इसका यूनिट पर 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। अब इसमें एक चीज आप समझो, देखो इसका क्षमता कितनी है, 3 है और इसकी क्षमता 5 है। ए अकेले की क्षमता कितनी है, 5 है और ए को अगर बी के साथ निकाल देते हो तो 3 क्षमता आएगी। तो बी क्या करेगा, बी माइनस करेगा क्योंकि बी क्या है, रिसाव है। तो बी की जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी -2, -2 आ जाएगी। आपको बताना है कि वो जो पानी है वो कितने घंटे में खाली कर देगा टैंक को, तो 2 की क्षमता से करेगा यानी 75 घंटे में इसको खाली कर देगा। 75 घंटे में खाली कर देगा, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कितना, 15। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। ठीक है जी, इसको आपको काफी ध्यान से समझना पड़ेगा। हाँ जी, देखो आपको इसको ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, 3073, 1756, 4829 का महत्तम समावर्तक जो है आपको कितना दिया हुआ है, एच एफ जो दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है। आपको एक्स के अंकों का गुणनफल बताना क्या होगा। देखो आपको इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा,
आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करें? अगर कोई भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको पहले चेक करके देखना पड़ेगा ना किस संख्या से डिवाइड हो रहा है। देखो, मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करूंगा, नहीं होगा। 4 से डिवाइड करूंगा, नहीं होगा। 5 से डिवाइड करूंगा, नहीं होगा। 6 से डिवाइड करूंगा तो भी नहीं होगा। 7 से डिवाइड करके देखता हूँ, 7 से डिवाइड करके देखता हूँ। देखो 3 से तो नहीं होगा। 3 3 6 7 कितना हो रहा है? 6 7 13, 13 का मतलब 4, 4 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब कहने का ये है दोस्तों, अगर 2 से संख्या डिवाइड हो रही है तो उसका बाद का अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। इसका नहीं हो रहा तो यही होगा। 4 से डिवाइड होने का मतलब है लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। इसके नहीं हो रहे तो ये भी नहीं होगा 4 से डिवाइड। 5 का मतलब लास्ट में या तो 0 हो या हो 5, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड होने का मतलब डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड। डिजिटल सम हो रहा है 4, तो 4 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से चेक करके देखते हैं। 7 से अगर मैं इसको चेक करूंगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। 7 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ऐसे ही ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करूंगा, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2। और ये हो जाएगा मेरे पास कितना, कितना हो जाएगा? 7 21 और 7 9 63, ये आ जाएगा आपके पास। अगर ये 7 से डिवाइड होकर आगे की संख्या चेक करो, ये हो जाएगा मेरे पास 7, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, भाई 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये कितना बचेगा मेरे पास बोलो? 7 दूनी कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा ना। और 1756 है हमारे पास। तो 1756 अगर मुझे 7 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा मेरे 7 से डिवाइड। हो जाना चाहिए यार 7 से तो डिवाइड। 7 से डिवाइड करूंगा तो नहीं होगा। ओके, तो एक काम करके देखो, इसको आप 7 से डिवाइड ना करके देखो, हमारे पास यहाँ क्या बन रहा है? हमारे पास ये बन रहा है 439 गुणा 7 बन रहा है। तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर एचसीएफ है तो इसका मतलब इससे डिवाइड करके देखो 400। आप 400 किससे डिवाइड करके देखो? 439 से डिवाइड करके देखो इसको। 400, हाँ 39 से। अगर मैं 439 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास कितने बार कट जाएगा? ये 439 से मेरे पास पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। 439 से 4 बार, 439 से 4 बार कट जाएगा। तो फिर ये भी 439 से कट जाएगा। और ये कितनी बार कटेगा आप इसको चेक करके देखो। जब मैं इसको 439 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा पूरा पूरा 11 बार कट जाएगा। 11 गुना 439, तो हमें एलसीएम एचसीएफ मिल गया। एचसीएफ मिल गया, हमें क्या होगा हमारे पास? एलसीएफ, एचसीएफ हमारे पास हो जाएगा 439। तो 439 अगर एचसीएफ हो गया तो इसके गुणनखंड बताना है इसके अंकों का। इसके अंकों का गुणनखंड होगा 9 या 27, और 27 चौक होते हैं 108। तो 108 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन आपके पास सही उत्तर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, एक क्वेश्चन मैंने आज आपके लिए डीआई का भी डाला है, इसको आप करके दिखाएंगे। डीआई का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको शायद कर पाओ, उम्मीद करूंगा। कारखानों में उन श्रमिकों की संख्या जिनका दैनिक वेतन 500 या उससे अधिक लेकिन 650 से कम हो। तो 500 या उनसे अधिक कितना हो जाएगा? 500 या उससे अधिक कितना होगा? पहले 58 आएगा, और उससे अधिक हमारे पास 72 आ जाएगा, और 650 से कम, तो 650 से कम यहाँ तक हो जाएगा। यानी इन तीनों को ऐड कर लो। अब अगर इन तीनों को ऐड करोगे, दो इसको दोगे तो 60 हो जाएगा। 60 60 कितना? 120, 120 में अगर 70 जोड़ूंगा तो 190 आ जाएगा। 190 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन श्रमिकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? उन श्रमिकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है जिनका वेतन 650 से अधिक, 650 या 650 से अधिक लेकिन 750 से कम हो। 650 या 650 से अधिक, 650 या 650 से अधिक कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। और 650 से अधिक 750 से कम ये हो जाएगा। इसको ऐड करूंगा कितना आएगा बोलो? ये आएगा मेरे पास 103। ये आएगा मेरे पास 103। आपको बताना है इससे कितना अधिक है, बोलो कितना अधिक है इससे? इससे अधिक है भैया 87। और किससे अधिक है ये 87? 103 से। तो 103 से निकाल दीजिए मल्टीप्लाई 100%। देखो आंसर जो आएगा 50% से ऊपर आएगा। 50% से ऊपर ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास 8700, और 8700 बटे कितना आ जाएगा? 8700 बटे आ जाएगा 103। देखो 8 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पे 70 आ रहा है, तो 8 से तो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। और अगर 8 से डिवाइड होगा तो ये भी नहीं कटाएगा, ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। जब 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 8 84.5 आंसर आ जाएगा। 84। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है?
इस क्वेश्चन को करके बताओ आप। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो। ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम और एन की ओर चलना शुरू करते हैं। बी एन पर पहुंचता है और तुरंत वापस एम की ओर चलना शुरू कर देता है। वह बिंदु ओ जो एम और एन के बीच में है पर ए से मिलता है। एम और एन के जो बीच की दूरी है वो कितनी दी हुई है हमें? 245 किलोमीटर दी हुई। यदि एम सॉरी ए और बी की चाल जो है 26 किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर है दोस्तों, किलोमीटर पर आवर, और 65 किलोमीटर पर आवर है, तो ओ और एन के बीच की दूरी आपको बतानी कितनी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान से समझना है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन आप इसको ध्यान से अगर नहीं समझ पाए तो आप रिल जाओगे एक बार क्वेश्चन में। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आपको कि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। दोस्तों एक बात मुझे बताएंगे यहाँ से, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास एम व्यक्ति है कोई, और ये जो है यहाँ पे है एन, एक एन पॉइंट है। अब आप मुझे बताएंगे ये जो दोनों पॉइंट है इनके बीच की जो दूरी हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है? आपको जो दूरी दी हुई है दोस्तों वो दी हुई है हमें कितनी? वो दूरी दी हुई है 245 किलोमीटर। 245 किलोमीटर की दूरी, देखो थोड़ा सा समय लग सकता है इस क्वेश्चन को समझने में, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत जबरदस्त लगेगा। 245 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब दूसरी बात आप यहाँ पे समझो क्या, दूसरी बात क्या समझो, देखो दोनों चल तो एक जगह से रहे हैं, आपको बोला है ना कि एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो यानी कि एम से शुरू करते हैं। एम से शुरू करते हैं, ए भी एम से चल रहा है और बी भी एम से ही चल रहा है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जो बी है, बी क्या करता है कि बी एन पर पहुंचता है और एन पे पहुंचने के बाद ये वापस चलना शुरू करता है इधर की ओर। आप मुझे बताएंगे जब बी इधर की ओर चलना शुरू करेगा, ये चलेगा इधर, चलता चलता ये किस पे चले जाएगा? एन पे, और फिर वापस आएगा इधर की तरफ। वापस जब एन की तरफ आएगा, और ए भी यहाँ से चल रहा है, ये ए भी यहाँ से चल रहा है, और जब ये चल जाएगा तो ये वापस किसी ऐसे बिंदु पर आएगा, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु पे आएगा, और ये बिंदु का नाम है ओ, और यहाँ पे ये ए से मिल जाएगा, यानी इतने ही समय में बी यहाँ पे आ गया और इतने ही समय में ए यहाँ पे आ गया। बी ने ये पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वापस से जब आया तो यहाँ पे आ गया, तो जब बी ने समय लिया उतना ही समय ए ने लिया, तो ए भी इधर से ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे जाके मिल गए। ये बात आपको पॉइंट समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको समझना बहुत ईजी हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, मैं मान लेता हूँ दोस्तों टोटल दूरी हमें कितनी हुई है? 245 दी हुई है। मैं मान लेता हूँ ओ और एन के बीच की दूरी एक्स है जो हमें बतानी है, और ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे ये हो जाएगी 245 माइनस एक्स। ये समझ में आ गई आपको बात? दूसरी बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है क्या, आप मुझे बताएंगे जो बी यहां से चल के एम से चल के एन के पास पहुंचा और फिर वापस ओ के पास आया, उतना ही समय में ए क्या है? एम से लेके ओ तक चला, तो इनका समय बराबर कर दो आप। अगर मैं समय बराबर करूंगा तो देखो क्या डिस्टेंस कितनी चली गई, इनकी हमें स्पीड दी हुई है। ए जो चला दोस्तों वो 245 किलोमीटर, बी जो चला बी जो चला 245 किलोमीटर ये चला, और एक्स किलोमीटर यहाँ चला। तो जो 245 किलोमीटर चला और प्लस एक्स किलोमीटर यहाँ चला, और कितने की स्पीड से चला अपनी? 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला। और यही टाइम बराबर हो जाएगा किसके? जो ए ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय करी, कितनी दूरी है ये? 45। ये हो जाएगी 245 माइनस एक्स, 245 245 माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास? 26 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। बस आपको यही चीज समझनी थी इसमें, और कुछ आपका इसमें कुछ नहीं था। बस क्वेश्चन यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लें, आपसे आंसर आ जाएगा। 13 से काट दूंगा 5 बार, 13 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 490, और 490 प्लस हो जाएगा मेरे पास एक्स, और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर जो हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना? 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 पंजे 25 का 5, 5 चौक 20 और 2 22 का 0 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, और माइनस के 5x। आप इसको सोल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 7x बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? 7x बराबर आपके पास हो जाएगा 735। और अगर 7x बराबर आपके पास 735 आ गया तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यानी कि 105 किलोमीटर। और x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है o और n के बीच की दूरी, और o और n के बीच की दूरी आपके पास आ जाएगी 105। अच्छा क्वेश्चन था ना, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपको ये बताना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास? क्वेश्चन नंबर आपके पास है 18।
किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का एक चौथाई है। साधारण ब्याज क्या है? एक चौथाई है। साधारण ब्याज क्या है? एक चौथाई है राशि का, यानी एक चौथाई राशि है। मान लीजिए ये जो पी है मेरे पास, पी मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और एस आई मेरे पास कितना हो गया? पी मेरे पास पी हो गया, और एस आई मेरे पास, ये मान लीजिए पी मैं मान लेता हूँ 4p, और मेरे पास एस आई हो जाएगा पी के बराबर। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। और प्रति प्रतिशत प्रति वर्ष चौथाई है, और दर वर्षों के चार संख्या के चार गुने के। ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है दोस्तों। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया मुझसे ही। ये क्वेश्चन है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वर्षों की संख्या के चार गुना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा, मान लेता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया मेरे पास वर्षों की संख्या का चार गुना, यानी कि 4t हो जाएगा। और हमारे पास टी कितना हो जाएगा? टी हमारे पास हो जाएगा टी। बस इस फॉर्मूले में आप रखेंगे वैल्यू, आपके पास आंसर बन जाएगा। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो पी हमारे पास एस आई है, और पी एस बराबर हो जाएगा 4p इंटू आपके पास ये कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर। तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा आपके पास कितना? अपॉन हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से आप किससे डिवाइड करेंगे? पी से पी डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 100/4 100/16 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? 25/4। 25/4 आपके पास हो जाएगा किसकी वैल्यू? टी की वैल्यू। अगर 25/4 आपके पास टी की वैल्यू आ गई, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर बराबर आपके पास हो जाएगा, नहीं नहीं 25 नहीं होगा, माफी चाहूंगा दोस्तों, ये 100 स्क्वायर है ना, 100 स्क्वायर में है ना, तो ये 10 आ जाएगा, 10। ये हो जाएगा 10/4। 10/4। तो जो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी है? 4t के बराबर। तो 4t के बराबर इसको रखेंगे तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। इतनी बात समझ में आ गई। यदि ब्याज की दर को 2% की वृद्धि होती है, तो आपको बताना है कि 5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब तो आप इसको कर ही लोगे, आसान हो गया। अब आपको एसआई बनाना बताना है किस पे? 5,000 पर। तो 5,000 पर एसआई बताना है, और कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए बताना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 100, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 2% बढ़ा दिए जाते हैं ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास 12, और बटे हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 15, 15 की 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 180 आएगा, यानी कि 1800 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1800 आंसर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास, ओके रिपीट हो गया दोस्तों, ये रिपीट है। और ये भी मेरे पास रिपीट हो गया। अच्छा ये रिपीट हो गया, ओके माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी। ये 2 बार आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो आपको क्या बताना? 19 नंबर से आना है, 19 नंबर से। 19 नंबर बताओ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत दिशा में 6 मिनट तक तैरता है, और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ बहता है, और एक बिंदु Q पर पहुंच जाता है। ओके, यदि P और Q के बीच की दूरी 120 है, तो धारा की चाल आपको बतानी क्या होगी। ये तो काफी तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको करेंगे। मैं मान लेता हूं ये बिंदु मेरे पास P है, और ये बिंदु मेरे पास यहाँ पे Q है, और ये हमें जो दूरी दी हुई है दोस्तों, P और Q के बीच की दूरी वो दी हुई है 120 मीटर। 120 मीटर, ये बात आप ध्यान से समझो। 120 मीटर क्या दी हुई है? 120 मीटर मुझे दी हुई है, इसके बीच की दूरी दी हुई है। क्या दी हुई है दोस्तों? 120 मीटर मुझे इसके बीच की दूरी दी हुई है। आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान से समझनी होगी कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। आपको इसमें बोला है ना कि एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत दिशा में जाता है, और जब विपरीत दिशा में चला जाता है 6 मिनट तक तैरता है। भाई विपरीत दिशा में जाएगा, 6 मिनट तक तैरेगा, 6 महीने तक क्या करेगा? अपने पैर फड़फड़ाएगा। उसके बाद उसको लगेगा कि जाना तो वापिस था। भाई जाना तो वापिस था, तो फिर वापिस आएगा किसकी तरफ? पी बिंदु से क्यू की तरफ आएगा। फिर वापिस कहाँ को आएगा? क्यू की तरफ आएगा। और उसके बाद क्या होगा इसके साथ? फिर ये क्यू तक पहुंचने के लिए 6 मिनट का समय लेगा धारा की अनुकूल दिशा में। देखो एक चीज समझो, ये बिंदु पी है, ये क्या हुआ? पहले क्या हुआ? ये इधर की तरफ भागा विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में जो गया, मान लीजिए यहाँ तक ये चला गया, ये मैंने मान लिया। अब यहाँ तक जब ये गया, और दोस्तों एक बात आपको ध्यान से समझनी है,
एक बात आपको यहाँ से ध्यान से समझ, जब ये यहाँ तक गया तो यहाँ तक इसको लगा समय जो है वो भी 6 मिनट है, ये भी 6 मिनट का समय है। क्योंकि क्योंकि ये P से विपरीत दिशा में, किसके विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में यहाँ तक गया, 6 मिनट तक गया। और यहाँ से फिर जब वापस गया Q के पास, यहाँ से जब वापस गया Q के पास, तो जो Q के पास वापस गया तो भी इसको 6 मिनट लगा, तो भी इसको क्या लगा, 6 मिनट लगा। और P और Q के बीच की दूरी 120 दे रखी है, P और Q के बीच की दूरी 120 दे रखी है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसको लगा कि जाना किधर है, Q की तरफ जा रहा है, ये भटक गया, इसकी तरफ चला गया, उल्टा चला गया, उल्टा विपरीत दिशा में। फिर उसको लगा कि यार जाना तो पीछे था, तो जाना पीछे था तो ये पीछे आया, 6 मिनट तक चला वो, तो एक Q तक चला गया, और Q और P की जो बीच की दूरी है वो 120 मीटर दी हुई है आपको। अब यहाँ से आपको समझना है कैसे, देखो ध्यान से समझो। अगर मैं मान लेता हूँ इसकी दूरी क्या होगी मेरे पास, इसकी दूरी, अगर मैं अगर मैं मान लेता हूँ ये जो टोटल दूरी है इसमें से अगर मैं ये वाली दूरी माइनस कर दूं तो 120 आ जाएगी मेरे पास। तो कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चला वो किसकी स्पीड से चला, विपरीत दिशा में चला, और विपरीत दिशा में चलता है x माइनस के 22 से, और x माइनस के 22 से कितने मिनट तक चला, 6 मिनट तक। तो मान लेता हूँ जो जो मेरे पास टाइम हो जाएगा, ये स्पीड होगी और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे दूरी आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, या आप एक काम करो, आप एक काम ये करो कि x प्लस की 22 स्पीड से 6 मिनट तक चला वो, 6 मिनट तक मतलब कि 36 सेकंड तक चला। और जब 36 सेकंड तक चल गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गया, और मैं इसमें से माइनस कर दूंगा ये वाली दूरी। और ये वाली दूरी कैसे चला, ये वाली दूरी x माइनस के 22 की स्पीड से चला, और तभी भी 36 सेकंड में चला। और तब चलने के बाद इसमें से मैंने माइनस करने के बाद जो मेरे पास आएगा वो 120 मीटर की दूरी आएगी। यहाँ से आप इसको सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सोल्व करेंगे, देखो 120 से काट देंगे सबको, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 3x प्लस 3y, और बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। 3x से 3x कट जाएगा, बाई बराबर जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 1/6। और 1/6 कितने हैं, मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड। आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो 1/6 को मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से। 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 6 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, और 5×6 = 30 होते हैं, तो 0.6 आ जाएगा, 0.6 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा सा है, सॉल्यूशन बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत अच्छा है। समझना आपको अच्छे से पड़ेगा तब जाके आप इसको कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्या है, आपको दिया हुआ ये संख्या, इसके गुणनफल के अंतिम 3 अंक बताने क्या होंगे। अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक में जो होगा अंतिम अंक होगा, इसके अंतिम अंक की बात कर लो पहले तुम, क्योंकि इसके सबके अंतिम अंक अलग अलग आ रहे हैं। 6 × 6, इसका यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा इसका, डिजिट यूनिट डिजिट होगा इसका 6, और 6 एक ही ऑप्शन हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर तो भाई हमें 3 अंक निकालने थे, 3 अंक से पहले हमें पहले ये देखना है ना उसका अंतिम अंक क्या होगा। अगर अंतिम अंक मैच कर रहा है तो वही आंसर हो जाएगा बस, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर आओ 21 पे। 484 के उन भाजकों का योग कितना होगा जो पूर्ण वर्ग है, 484 के भाजकों का पूर्ण वर्ग। देखो 484 है, एक 484 खुद ही भाजक है, और पूर्ण वर्ग है 22 का, ये 22 का स्क्वायर है ना, ठीक है। और ये किससे कट जाएगा, अगर 22 का स्क्वायर है तो 11 के घन से भी कटना चाहिए, तो 11 के स्क्वायर से भी कटना चाहिए, यानी कि 121 भी 11 का स्क्वायर होता है। उसके बाद ये अगर बाद की संख्या मेरे पास 4 से कट रही है तो ये 4 से भी कटना चाहिए, और 4 भी मेरे पास एक पूर्ण वर्ग है। और फिर ये 1 से भी कटना चाहिए, 1 भी पूर्ण वर्ग है, तो इन सबको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 4 और 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए, 0, और 0 1 में ही आ रहा है, 610 में यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर है 22। आपको क्या बताना है, इसका महत्तम समावर्तक बताना। महत्तम समावर्तक कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, x की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और प्लस इसको लिख सकता हूँ 1 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर की पावर 2 और माइनस के 1, 1 की पावर 2। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 1। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा ना a³ प्लस b³ का, और इंटू हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस के ab यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसमें से HCF निकाल लो, HCF मतलब कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास है 23।
चार संख्याओं की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाजित है। अब 17 36 से विभाजित का मतलब कि संख्या 4 और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। भाई 36 से विभाजित हो, 9 और 4 से विभाजित होनी चाहिए, तो पहले आप 4 से ही देख लो। 4 से देखना ईजी है, बाद की संख्या विभाजित होनी चाहिए। बाद की संख्या 68 है, विभाजित है। बाद की संख्या 80, ये भी विभाजित है। बाद की संख्या 92, ये तो सारी हो रही है। बाद की संख्या 58, ये नहीं हो रही, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात, 9 से विभाजित देख लो। 9 से देख लो तो ये हो जाएगा 8, और 8 इसमें से एक डालेंगे, इसमें हो जाएगा कितना, 9। तो यहाँ पे 4 बचेगा, 4 से 3 इसमें 9 बन जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा, ये भी विभाजित है 9 से। और ये भी 9 से विभाजित है, 8 और 1 9 9। फिर ये भी 9 से विभाजित है, भाई ये तो मामला कहना फंस गया। अब 17 से विभाजित देख लो, फिर 17 से विभाजित देख लो। 17 पंजे 85, 17 चौका 68, ये 17 से विभाजित है। 17 पंजे 85, 17 चौका 68, ये भी 17 से विभाजित है। तो फिर ये भी होगी, तो दो आंसर नहीं हो सकते। अब आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है कि इसमें बड़ी कौन सी है, और बड़ी है इसमें 97 92। 97 92 आंसर होगा। ठीक है, अगले आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कितना, 24। ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है 15, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 35, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बताना कितना होगा। फॉर्मूला याद रखना, जो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3ab और बराबर कितना हो जाएगा। ये होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, और इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे जो यूज होगा मैं वो बता देता हूँ अभी फिलहाल। a प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, और माइनस के हो जाएगा 3 इंटू ए बी बी सी और सी ए। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो समझो बात को, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15। ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, माइनस 35 थे कितने होते हैं 105। यहाँ पे जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 15 गुना, ये हो जाएगा कितना 120, और 15 की 120 से मल्टीप्लाई करूंगा 1800 आएगा। 1800 आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे आओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। 25 भी सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और बिल्कुल सेम ही पैटर्न है, मतलब पैटर्न सेम है, और आपको फॉर्मूला बस वही रखना है, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 26। ये थोड़े हल्के हल्के क्वेश्चन है, बीच में आपको तगड़े क्वेश्चन मिले थे। अब आओ आपके क्वेश्चन नंबर 26 पे। एक समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस, तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है। इसके समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का आपको बताना है क्षेत्रफल क्या होगा। भाई क्षेत्रफल होता है विकर्ण का, इसके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1। D1 जो होता है इसका डायगोनल 1 और डायगोनल 2 की मल्टीप्लाई, यानी कि इसके विकर्णों का 1/2, विकर्णों के गुणनफल का 1/2 इसका क्षेत्रफल होता है। ये एरिया हो जाता है, इसका एरिया। लेकिन इसका एक ही विकर्ण हमें दे रखा है, दूसरा विकर्ण कैसे निकालेंगे, समझते हैं, देखो कैसे निकालेंगे, अभी बताते हैं कैसे निकालेंगे। पहले आप बनाओ समांतर चतुर्भुज, यानी कि आप बनाओ रोम्बस, ये बन जाएगा आपका रोम्बस। ठीक है, ये रोम्बस बन जाएगा। इसकी की सारी भुजाएं सेम होती है, ध्यान से समझना, सारी की सारी भुजाएं सेम है, यानी कि ये भी 13 हो जाएगी, ये भी 13 हो जाएगी, ये भी 13 हो जाएगी, और ये भी 13 हो जाएगी। ठीक है, आपको दिया हुआ है एक विकर्ण 24 है, तो एक विकर्ण में मान लेता हूँ ये वाला विकर्ण क्या है, इसका 24 है, 24 है। दूसरी बात, एक विकर्ण क्या होगा, एक विकर्ण ये होगा दोस्तों, एक इसका डायगोनल ये हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, यहाँ से समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली, इसका आधा कितना हो जाएगा, इस विकर्ण का आधा हो जाएगा 12। भाई ये टोटल कितना है, टोटल 24 है, तो इसका आधा 12 हो जाएगा। अब आप एक चीज समझो, इसके विकर्ण जो है, रोम्बस के विकर्ण जो, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। लेकिन आपको यहाँ से ट्विस्ट क्या है, ध्यान से समझो। आपने ट्रिपलेट का नाम सुना है, 5 12 और 13 का, बस आपको वैल्यू मिल जाएगी। भाई ये 12 है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 5। और अगर ये 5 हो जाएगा तो मेरे पास ये जो विकर्ण आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 निकल के। थोड़ा सा दिमाग लगाया हमने, आंसर हमारे पास आ गया। तो हमारे पास दोनों विकर्ण आ गए, कितने, D1 हमारे पास कितना हो जाएगा, D1 बराबर हो जाएगा 24, और D2 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, D2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 10। आंसर कितना आ जाएगा बोलो, आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू D1, यानी कि 24 मल्टीप्लाई 10। कितना आंसर आ जाएगा, 120। 120 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 27। आपको बताना दिल्ली, दिल्ली एक शब्द है और
शब्द के सभी अक्षरों का प्रत्येक अक्षर का ठीक एक बार यूज करना है, मतलब इसका पुनर्यूज नहीं करना। अर्थ सहित या बिना अर्थ के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। फैक्टोरियल 5, 5 शब्द है, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120। बस आंसर आ जाएगा 120। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। मतलब इतनी ही जी तो नहीं आ सकते, ये तो मैंने ज्यादा ही जी रख दिया कुछ। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये थोड़ा अच्छा है। आदित्य एक शब्द है, इसके अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध करे जा सकते हैं, यानी कि पी परमुटेशन कितने बन सकते हैं? तो इसके परमुटेशन जो बन सकते हैं ना दोस्तों, वो कितने अंक है? 6, फैक्टोरियल 6 बन सकते हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, जो शब्द रिपीट हो रहा हो और कितनी बार रिपीट हो रहा हो उसको फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। आपको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 720 होता है इसका फैक्टोरियल 6 का मान, और बटे कितना होता है? 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, और आंसर आ जाएगा 360। कितना आंसर आ जाएगा? 360। काफी इजी हो गया बात की क्वेश्चन। कोई नहीं, बीच में मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे थे, अगर आप कर पा रहे हो तो। यदि हम प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का चयन करते हैं तो उस संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर 20 संख्याएं हैं तो 20 संख्याएं के टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम हो जाएंगे 20। अब प्रायिकता इसमें क्या निकालनी? अभाज्य संख्या बतानी है, तो अभाज्य संख्या निकाल लीजिए कितनी होगी। अभाज्य संख्या होगी 2, फिर होगी 3, फिर होगी आपके पास 5, फिर होगी आपके पास 7, फिर होगी 11, फिर हो जाएगी 13, फिर हो जाएगी 17 और फिर हो जाएगी 19। ये आपके पास अभाज्य संख्या आ जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास अभाज्य संख्या हो जाएंगी 20 तक। 20 तक जो अभाज्य अभाज्य संख्या होंगी वो कितनी होंगी? 8 होंगी। बस आपको फेवरेबल आउटकम मिल गए। ये आपके क्या हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम। ये सारे आपके हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम। आपको जो प्रायिकता बतानी है दोस्तों, प्रायिकता बराबर क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 8 है। टोटल आउटकम कितने हैं? 20 है। प्रायिकता हो जाएगी 8/20। तो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 से 4/5 आंसर आ जाएगा। 2/5 4 से डिवाइड करेंगे ना, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 2/5 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारी क्लास का, और मैं उम्मीद करूंगा इस अंतिम प्रश्न का आंसर आप मुझे करके बताएं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और गुणोत्तर श्रेणी का है। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला आपको लगाना है इसमें, और आप इसको आसानी से कर पाओगे। योग फल बताना ना, इसको आप आसानी से कर पाओगे। क्लास थोड़ी लंबी हो गई आज की, क्वेश्चन अच्छे थे। कैसी आपको क्लास लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में अगर आप 100 डेज के टारगेट सीरीज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट सीरीज का लिंक भी आपको कहाँ मिल जाएगा? वहां पे भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक। ये लिंक आपके पास मेन टेलीग्राम चैनल का, इससे आप जुड़ जाना। यहाँ पे आपको डेली अपडेट, जो डेली आपकी न्यूज होती है वो भी मिलती रहती है। करंट अफेयर भी आपका वहां से तैयार होता रहता है। साथ में इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।